अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले चाइनीज़ पर टारगेटेड हमलों की वजह से चाइना फाइनली अब स्टेप इन कर रहा है। एक तो उसने कुछ ऐसी डिमांड्स रखी हैं और दूसरी तरफ ऐसे इकदामात किए गए हैं जिनका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान को होगा। उसको एड्रेस करेंगे। उसके अलावा 6 जजेस के लिखे हुए ख़त से मुतल्लिक हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाई थी, जिसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया था इस बेस के ऊपर कि ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं कर सकते। लेकिन अभी उन्होंने खुद कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं इस सारे मामले से रिलेटेड, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक बेहतर तरीके से इस सारे मामले की इंक्वायरी में हेल्प करेंगे, जो कल्प्रेट्स हैं उनको पकड़ने में ज़्यादा मददगार साबित होंगे। क्रिकेट के अंदर शाहीन अफरीदी को उनकी जो कैप्टनसी थी उससे हटा दिया गया है, उनकी जगह पर बाबर आजम को ले आए हैं, लेकिन वो एक कंट्रोवर्सी बन गई है। सारा मामला उस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले क्रिकेट कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। बाबर आजम को उनकी कैप्टनसी से रिमूव करके शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था और अब वापस बाबर आजम जो है वाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन बन गए हैं। शाहीन अफरीदी को रिमूव करने का जो रीज़न पीसीबी ने दिया है, तो उनका कहना था कि ये फास्ट बॉलर को सेफ गार्ड करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है, क्योंकि 2 सालों में हमने पिछले ये ऑब्जर्व किया है कि कितनी ज़्यादा फास्ट बॉलर को इंजरी हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि अंडर द प्रेशर ऑफ कैप्टनसी और इन ड्यूटीज़ की वजह से, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम एक और फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इसलिए हमने बेहतर समझा है कि शाहीन अफरीदी की जो अभी उनको रिमूव कर दिया जाए कैप्टनसी से। इससे मुतल्लिक जो स्टेटमेंट शाहीन अफरीदी ने दी है उसमें उनका कहना है कि आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज एंड द अपॉर्चुनिटी। As a team player, it is my duty to back our captain Babar Azam. I have played under his captaincy and have nothing but respect for him. मैंने उनकी कैप्टनसी के अंडर खेला है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। I will try to help him on and off the field. We are all one. हम सब एक हैं। ऑन ऑफ फील्ड पर मैं उनकी हेल्प करूँगा। आर एम इज़ द सेम, टू हेल्प पाकिस्तान बिकम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। हमारा एम सेम है कि पाकिस्तानी टीम बेस्ट दुनिया की क्रिकेट टीम बने। अब इस स्टेटमेंट में जो मसला है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ESPN रिपोर्ट्स, इस स्टेटमेंट से शाहीन अफरीदी का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शाहीन अफरीदी के नाम पर दी गई है, जिसमें ये लाइन भी शामिल थी कि इट वॉज एन ऑनर बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये सारी बातचीत, ये स्टेटमेंट और बाबर आजम को सपोर्ट करने की स्टेटमेंट शाहीन अफरीदी के नाम पे पीसीबी जारी कर देती है। शाहीन अफरीदी को नहीं पता होता कि ये स्टेटमेंट उनके नाम से जारी हो रही है और एक्चुअल में शाहीन अफरीदी फ्रस्ट्रेटेड हैं इस सारी कंट्रोवर्सी को लेकर। शाहिद अफरीदी जो कि फादर इन लॉ हैं शाहीन अफरीदी के, वो लिखते हैं कि जी आई एम सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स इन द सिलेक्शन कमेटी। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि बड़े एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स ने सिलेक्शन कमेटी के ये डिसीजन लिया है। आई स्टिल बिलीव दैट इफ चेंज वॉज नेसेसरी देन रिजवान वॉज द बेस्ट चॉइस। मैं समझता हूँ कि अगर चेंज करना ही था तो मोहम्मद रिजवान एक बेहतर चॉइस था, बट सिंस नाउ द डिसीजन हैज़ बिन मेड, आई ऑफर माई फुल सपोर्ट एंड बेस्ट विशेज़ टू टीम पाकिस्तान एंड बाबर। बट अब डिसीजन हो ही गया है तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम को जो है बेस्ट विशेज़ जो है वो देता हूँ। अब शाहिद अफरीदी रिसेंटली वैसे भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सीज़ में जा रहे हैं। जब उन्होंने एनआरओ से मुतल्लिक स्टेटमेंट दी थी, फिर इमरान खान से मुतल्लिक स्टेटमेंट और गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं। इमरान रियाज खान को उन्होंने ट्रोल कह दिया था। तो इस सारी बातचीत के बाद अब इस तरह की जो शाहिद अफरीदी ने बात की है, इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें वो एक सेपरेट बात है, लेकिन टाइम सेंसिटिव होता है कुछ चीज़ों का। और अब एक अगर कैप्टन बन गया है और आप क्लियरली उसको ये मेंशन कर रहे हैं कि ये सही चॉइस नहीं था, बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, और ये एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स जो सिलेक्शन कमेटी में हैं उनको शायद अकल नहीं है इतनी कि उन्होंने फिर से बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मसला यहाँ पर आता है कि वो रिलेटिव हैं शाहीन अफरीदी के, यानी कि जिस कैप्टन को रिमूव किया जा रहा है वो उसके जो है सन इन लॉ हैं। तो इस वजह से वो और ज़्यादा ये जो है कंट्रोवर्सी बनती है शाहिद अफरीदी की इस ट्वीट की वजह से। और दूसरी जो बात है उसमें यह है कि जब बाबर आजम को उनकी पोजीशन से रिमूव किया गया था, पर्सनली आई थिंक शाहीन अफरीदी से बेहतर चॉइस उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान ही थे, और अभी भी जो है मोहम्मद रिजवान इज़ एन एक्सलेंट प्लेयर। वो बहुत अच्छा कैप्टन साबित हो सकते हैं, नो डाउट। तो बहरहाल क्रिकेट में पाकिस्तान की ये मामला चल रहे हैं और बाबर आजम के लिए ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने प्रेशर में जो है कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। इससे पहले भी जब वो कैप्टन थे बहुत क्रिटिसिज्म था उनको लेके, बहुत तनकीद उनके ऊपर हुआ करती थी, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल
वो उसको हैंडल करते हुए काम रहे हैं हमेशा और उन्होंने कैप्टेंसी की है टीम की। अभी भी आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम जो है उनको गुड लक कहें और होप करें कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बेहतरीन परफॉर्म करेगी और बाबर आजम एज कैप्टन वो चीज़ें अचीव कर सकेंगे जो लास्ट टाइम वो अपनी कैप्टनसी के टाइम पर नहीं कर सके थे। और अब पाकिस्तान में होने वाले चाइनीज़ पर टारगेटेड हमलों की बात करें, जिसमें रिसेंट इवेंट में एक हफ्ते के अंदर 3 अटैक्स हुए थे, तीनों में चाइनीज़ को टारगेट किया गया था। एट फर्स्ट चाइना ने इन्वेस्टिगेशन डिमांड की थी पाकिस्तान से कि इस मामले से मुतल्लिक जितनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर कलेक्ट करेंगी वो सारी चाइना के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन अभी 2 डैम्स के ऊपर तामीराती काम चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, इंजीनियर्स की तरफ से रोक दिया गया है। 750 चीनी इंजीनियर्स दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, 500 दियामीर भाषा डैम पर काम कर रहे हैं और इन दोनों के ऊपर जो है काम रोक दिया गया है और हुकूमत से डिमांड की गई है कि सबसे पहले आप एक सिक्योरिटी प्लान बनाएं जिसमें ये इंश्योर करें कि जी अब इस तरह की जो हादसात है वो नहीं होंगे, चाइनीज़ की इस तरीके से जो है बंदे मारे जाते हैं वो मामला ख़त्म होंगे, फिर हम रिज्यूम करेंगे इनके ऊपर काम करना। एक तो बात ये है जिसमें डिटेल्स के मुताबिक ये कहा गया है कि आपस में ताउन बढ़ाना पड़ेगा इन तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। ये इस तरीके से है कि जैसा आपके डिफरेंट सिक्योरिटी के इदारे हैं, आपकी आईएसआई है, आईबी है, पुलिस है और जितने भी आपके इदारे काम कर रहे हैं ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी इन लोगों को बात पता लगती है, कोई इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, कोई इनको थ्रेट आता है तो उसको आपने शेयर करना है ताकि इन चाइनीज़ इंजीनियर्स को कोई जो है आगे फर्दर फिर से मसला ना आ सके टेररिस्ट की तरफ से। दूसरी जो डिमांड पाकिस्तान के लिए चाइना ने रखी है वो एम्बैरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें चाइना का कहना है कि अब बेहतर है कि हम अपने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपने इन इंजीनियर्स के साथ भेजा करें ताकि इनकी जो लाइफ है उसको हम सेफ्टी उसकी इंश्योर कर सके, क्योंकि सो फार पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जिनको पाकिस्तान मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आपका बजट उनके पास जाता है, तो अभी तक तो हमने यही देखा है कि वो हमारे चाइनीज़ इंजीनियर्स को सेव करने में, उनकी हिफाजत करने में नाकाम हो रही है। एक हफ्ते में उनके ऊपर 3 अटैक हो जाते हैं, ओवरऑल मल्टीपल हो चुके हैं। तो अब बेहतर है कि चाइना अपने फ़ौजी, अपने सिक्योरिटी एहलकार आपके मुल्क में, पाकिस्तान में भेजे ताकि वो अपने इंजीनियर्स को खुद प्रोटेक्ट कर सके। तो चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, हर मौसम का दोस्त है, अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क आपके साथ तब तक काम करेगा जब तक उसका पर्सनल मफाद उसमें होगा और स्पेशली जब तक उसमें उस मुल्क का नुकसान नहीं होता। चाइना के साथ पाकिस्तान के इन स्ट्रेन ताल्लुकात में एक तो मसला ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने लगता है उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, दूसरा आपके मैन पावर के इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो भी आपकी एलिजिबल अवाम है आधे से ज़्यादा मुल्क छोड़ के जा चुकी है और डीप रूटेड पाकिस्तान की कंपनीज़ के इश्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के इश्यूज़ हैं कि बाइसनेस है, जेलसी है और कारकर्दगी को इग्नोर करते हुए ऐसे बंदे को हायर किया जाता है जिसकी सिफारिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वर्क एथिक पाकिस्तान का इंतहाई वीक है और ख़ास तौर पे जब आप चाइना जैसे मुल्क के साथ काम कर रहे हैं जिनका वर्क एथिक दुनिया में एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इस सारे मामले में पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स में जो एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा था चाइना को वो सिक्योरिटी थी और उसको भी वो प्रोवाइड करने में, देने में नाकाम रहा है। और चाइना वो भी कह रहा है कि भाई इंजीनियर्स तो हम घर से लेके आते हैं, फाइनेंसेस हम घर से लेके आते हैं, अब सिक्योरिटी के लिए अपने फौजी भी हम ही लेकर आएंगे। ठीक। और दूसरी तरफ इन डैम्स के ऊपर जो आपका तामीराती काम रुका है, इंजीनियर्स ने जो ये बाइकॉट ही है कि जब तक हुकूमत हमारी डिमांड्स नहीं मानती हम नहीं काम शुरू कर सकते, तो ये भी पाकिस्तान के सारी चीज़ नुकसान में जाएगी। फिर आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त से मुतल्लिक बात करें तो मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने के लिए ख़त लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी ख़त लिखने वालों में शामिल हैं। ख़त लिखने वालों में सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुईज़ जाफरी, ईमान मिजारी, ज़ैनब जंजोआ और दीगर शामिल हैं। ख़त में कहा गया है कि हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती और उनके जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हैं। हाई कोर्ट जजों के ख़त के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे।
फर्दर कहा गया है कि जी मफाद आमा की कार्रवाई को आवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। अगर जज बगैर किसी खौफ इंसाफ की फरहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। ये जो तसद्दुक जिलानी जिनको इंक्वायरी कमीशन जो हुकूमत ने बनाई है उसका हेड बनाया गया है। एक तो उनके बेटे भी इस खत लिखने वालों में शामिल हैं, 300 लोगों में शामिल हैं। और दूसरी जो बात है कि उनसे क्वेश्चन किया गया था कि लाइव टेलीकास्ट इसकी होगी या नहीं, तो उनका कहना था बहुत सेंसिटिव मैटर है, चांसेस कम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें ISI इंटेलिजेंस एजेंसी का जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो चांसेस कम है कि लाइव टेलीकास्ट हो। लेकिन इस खत में इन वकला ने डिमांड की है इसको आप बराह रास्त नशर करें। उनका कहना है कि ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल शौकत सिद्दीकी ने भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे और शौकत सिद्दीकी के केस में जो है जो फैसला आया था वो उनके हक में आया था। उनको एक रिटायर्ड जज जो है वो करार दे दिया गया था, यानी कि जो वो इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो सच साबित हुए थे। तो ये उसका हवाला उन 6 जजों के ख़त में भी दिया गया था और इन 300 वकला की तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें भी शौकत सिद्दीकी के केस का रेफरेंस दिया जा रहा है। ख़त में कहा गया कि फ़ौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर आवाम के एतमाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तमाम बार एसोसिएशन इज्तिमाई लाए अमल तय करके फ़ौरी वकला कन्वेंशन बुलाएं। इस मामले को शफाफ तरीके से निपटा कर अदलिया की आज़ादी पर आवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस मामले को सियासत ज़दा ना किया जाए। वकला ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट से मिलकर शफाफ इदारा जाती मैकेनिज्म कायम करे, मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हर्फ ना आए। बेसिकली इस खत के अंदर जो इंपॉर्टेंट नाम मैंशनड है उनमें एक सलमान अकरम राजा साहब हैं, ईमान मिजारी हैं, ज़ैनब जंजुआ हैं और तसद्दुक जिलानी जो कि अभी इंक्वायरी कमीशन के हेड हैं, लेकिन 2018 में PTI की तरफ से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मुंतखब नाम था इनका। उनके बेटे साकिब जिलानी हैं। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड लेटर है ये 300 वकला जिसमें शामिल हैं और ओबियसली कुछ ऐसे वकला भी होंगे इसमें जो खुद से बगैर किसी PTI PMLN की झंझट में पड़े ये बिलीव रखते हैं कि अदलिया पर प्रेशर आता है। शौकत सिद्दीकी के केस के फैसले के बाद भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जब उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने मुझे बरतरफ किया है और उनको इतना टाइम लग गया अपने आप को क्लियर करने में कि उनकी जो एज है वो इतनी गुजर गई कि वो अब एक ऑन ड्यूटी जज नहीं हो सकते, उनको बहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एटलीस्ट वो एक रिटायर्ड जज का जो उनका मकाम था, जो एक ओहदा था, वो लेने में कामयाब हो जाते हैं ताकि उनको सारी मराहत मिल सकें। तो उसके बाद बहुत से वकला खुद भी ये सेंटिमेंट रखते होंगे कि जी अदलिया के ऊपर इस प्रेशर और इस इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक कोई हल निकलना चाहिए। PTI वैसे तो इस इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन इस वक्त उनका सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा है, काजी फायज ईसा से मुतालबा है कि वो अज खुद नोटिस लें, इसकी समाअत करें और उसको बराह रास्त करें, जिस तरीके से वो पहले ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे। बल्ले के निशान के बाद से तो उन्होंने ये लाइव टेलीकास्ट वाली सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और PTI को काजी फायज ईसा से मुतल्लिक भी बहुत सी जो हैं वो खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन स्टिल उनको इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली। इस इंक्वायरी कमीशन से बेहतर उनको काजी फायज ईसा की जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगी है और उसका एक बेंच तश्कील दिया जाए जिसके अंदर वो होप कर रहे हैं कि जो जजेस उसका हिस्सा बनेंगे वो अदलिया के लिए ऐसा फैसला करेंगे जो एक तो इस जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और आवाम का जो डिस्टेंस है और जो डिसबिलीफ है इस अदालत के निज़ाम के ऊपर उसको भी कम किया जा सके। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।